अस्सलाम वालेकुम। पनामा पेपर्स जब सामने आए थे तो ये सहाफियों की कोशिशों का नतीजा था। आईसीआईजे के रिपोर्टर्स ने ये स्टोरी ब्रेक की थी। इस मामले के सामने आने के बाद पाकिस्तान के मीडिया ने भी इसे भरपूर कवरेज दी, क्योंकि वजीर आजम के खानदान के असासों का मामला जो था, टॉक शो शुरू हुए, करप्शन के मजीद इल्जामात लगे, जलसों और अदालती समाअत की भी बड़ी भरपूर कवरेज रही। इसमें कोई शक नहीं कि एक साल बाद भी आज भी पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की यह सबसे फेवरेट स्टोरी है। मीडिया के लिए एक तरह से यह साल जो था वो पनामा का साल था, मगर हर कोई ऐसा नहीं सोच रहा। सबसे पहले तो पनामा केस का फैसला करने वाले मोअज़्ज़िज़ जज साहबान है, जो इस फैसले की कवरेज से कुछ खास खुश नजर नहीं आए। जब इस केस की समाअत हो रही थी तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट के हाथे में मीडिया टॉक पर पाबंदी लगी। फिर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने ये रिमार्क्स भी दिए थे दौरान समाअत के, को खुश हो या नाराज, फैसला कानून और आइन के मुताबिक देंगे। इशारा जो था वो मीडिया की तरफ था। साबिक चीफ जस्टिस अनवर ज़ही जमाली, जो कुछ अरसे के लिए इस केस के बेंच में थे, उन्होंने भी कहा कि ना तो मीडिया हाइप पर फैसला देंगे और ना ही ख्वाहिशात पर। ये रेफरेंसेस जो थे वो मीडिया के हवाले से थे। जजेस के सामने समाअत के दौरान कहीं ना कहीं मीडिया कवरेज जो थी वो भी उनके सामने थी। तभी हमने देखा कि पनामा का जो फैसला आया, उस फैसले में भी मीडिया का तज़किरा था। जस्टिस अजमत सईद शेख ने जो फैसला लिखा उसमें उन्होंने कहा कि पनामा केस की समाअत तवक्कुआत से ज्यादा जो है वो मीडिया को कवरेज दी गई। गलत मालूमात और गलत आरा पर मबनी पेशन गोइयों के जरिए अवाम में मुतजाद रुझानात पैदा हुए। ये उनके रिमार्क्स से। और फिर हमने देखा कि फैसले के बाद गुज़िश्ता रोज एक ऐसा ही मौक़िफ़ सामने आया। एक तो यह कहा गया कि मीडिया से निमटना जानते और सोशल मीडिया को भी हमें कंट्रोल करना आता है। अब अदालती बरहमी नजर जरूर आई, लेकिन पाबंदी नहीं लगी। अदालत ने ढके छुपे अल्फाज में मीडिया को जरूर खबरदार किया। कुछ सियासी जमातों और लोगों के हवाले से भी लोगों के भी इस हवाले से एतराजात थे कि मीडिया के पास क्या सिर्फ यही मौजू रह गया है। वजीर आजम का मीडिया ट्रायल किया गया और यह कि एंकर्स ने अपनी अपनी अदालतें लगा ली। अब मेरे लिए जो सवाल अहम है वो ये कि क्या वाकई मीडिया पनामा के केस पर असरअंदाज हुआ है? क्या वजीर आजम का मीडिया ट्रायल किया गया है? और फिर यह भी कि क्या ऐसे मामलात की कवरेज पर पाबंदी या इनकी महदूद कवरेज होनी चाहिए? और फिर यह कि पनामा फेज 2 अब जबकि जीआईटी बन गई है, तो इस फेज 2 में मीडिया के लिए क्या मौका है कि वो अपनी कवरेज जो है वो बेहतर करे? ये कानून और मीडिया की बहस है जिस पर आज मैं अपने प्रोग्राम में बात करना चाहता हूं। और हां, लाहौर हाई कोर्ट में भी इस हवाले से एक पिटीशन आई कि अदालती केसेस पर, जो जेर समाअत केसेस हैं, उस पर मीडिया के तबसरों पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। इस दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत और पेमरा से जवाब भी मांग लिया गया। बहरहाल इस पर बात होगी। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। ज़ियाउद्दीन साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब लाहौर से हमारे साथ लिंक के जरिए मौजूद है, माहिर कानून है, क्योंकि इनका मीडिया का भी बैकग्राउंड है, लॉ का भी बैकग्राउंड है, इसलिए फवाद चौधरी साहब की भी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। और साथ मुबश्शिर जैदी साहब हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे। मगर पहले एक और मामला, एक और खबर के हवाले से मैं बात करना चाहता हूं। वो है पाकिस्तान में वकला तंजीमों में वजीर आजम के इस्तीफे के मामले पर इख्तलाफ। अब ये वकला तंजीमों के दरमियान जो इख्तलाफात आए हैं वो गुज़िश्ता रोज जो वकला कन्वेंशन हुआ इस्लामाबाद में उसके बाद आए। लाहौर हाईकोर्ट बार, जो कि पहली बार थी जिसने वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा किया, उसने आज एक मरतबा फिर से कह दिया है कि वो इस्तीफे के मुतालबे पर कायम है। हालांकि गुज़िश्ता रोज जो इजलास इस्लामाबाद में हुआ था उसमें वकला की अक्सरियत ने यह कहा था कि वजीर आजम से अभी इस्तीफे का मुतालबा दुरुस्त नहीं है। इस पर आमिर सईद रा, जो कि सेक्रेटरी हैं लाहौर हाईकोर्ट बार के, वो हमारे साथ लाहौर से लिंक के जरिए मौजूद हैं। और कामरान मुर्तजा साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं फवाद चौधरी साहब की भी इसी मामले पर राय चाहूंगा, मगर आमिर, आई वांट टू स्टार्ट विद यू। आप लोगों का ये कहना है कि कल जो होने वाला इजलास था ये बड़ा स्पॉन्सर्ड इजलास था। किस तरह से स्पॉन्सर्ड इजलास था कल जो हुआ? देखिए जी, शुक्रिया रहमान भाई। आपने देखा होगा कि ये जो कल का इजलास था, इस इजलास के अंदर काफी चीजें देखने में आई। जब पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज तक पाकिस्तान के किसी मसाइल के ऊपर अपना कन्वेंशन नहीं बुलाया है, और कन्वेंशन इन्होंने बुलाया जब हमने कहा कि हम 13 मई को अपना कन्वेंशन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पाकिस्तान बार भर की
बार कौंसिल के साथ राब्ता करेंगे और उनके साथ मुशावरत से अपना लाहे अमल देंगे। उस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन जनाब एहसन बून साहब ने भी कहा कि हम वजीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा करते हैं, लेकिन जल्दी में इन्होंने कहा कि क्योंकि पहले इजलास की इन्होंने कॉल दी है, ये 4 या 5 दिन के मार्जिन के ऊपर इन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर गवर्नर हाउस के अंदर बैठ के प्लान बनाया। हमारे मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल उसमें एक शामिल थे और उसके बाद गवर्नर हाउस के अंदर लोगों ने ये प्लान बनाया। बुलाया गया। मैं चाहता हूं जरा खुल के बात हो जाए आमिर साहब, कौन लोग हैं जिन्होंने ये प्लान बनाया? आपने ये भी कहा इन्होंने मराहत भी ली हैं के अंदर मुख्तलिफ बार एसोसिएशन को गवर्नर हाउस के अंदर एक बाकायदा सेल बनाया गया है कि आपने बार एसोसिएशन को किस तरीके से खरीदने की कोशिश करनी है। और इसके अंदर इन्होंने अपने जो इनके तनख्वाहदार मुलाजमीन हैं, जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हैं या एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं या बाकी मुलाजमीन हैं, इनकी जिम्मेदारी इन्होंने लगाई है कि आप लोगों ने मिलकर ये काम करने हैं। इन लोगों ने मिलकर मुख्तलिफ छोटी छोटी बार्स को इकट्ठा किया और वहां पर इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर अगर ये करना था पाकिस्तान बार कौंसिल ने, तो इनके पास कई जगह और थी जहां पर ये बैठ के कर सकते थे। मार्गला होटल को चूज किया गया, मार्गा होटल के कमरे बुक किए गए, सरीना के कमरे बुक किए गए, साथ में पंजाब जो इनका पंजाब हाउस है, पंजाब हाउस के अंदर गवर्नर साहब ने अपने बंदों को वहां ठहराया और उनको मैनेज करके वहां लाया गया और प्रोग्राम के अंदर मैनेजली अपना काम शुरू किया गया वहां। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं ये सारा बड़ा स्टेज था, इसको मैनिपुलेट किया गया। अच्छा, 1 मिनट तक मुझे दीजिएगा कामरान मुर्तजा साहब, क्योंकि आप सर मेंबर हैं और आपका मौकिफ ये है कि वजीर आजम से अभी इस्तीफे का मुतालिबा दुरुस्त नहीं है। तो आमिर ये जो कह रहे हैं कि जिस तरह से पूरे का पूरा स्टेज किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया, जो वकला थे, वोट जो है वो मुखालफत में इकट्ठे किए गए, क्या ये वाकई बात दुरुस्त है? बड़े सीरियस इल्जाम हैं सर। देखिए, सबसे दुनिया में आसान काम जो है तनकीद करना है और इससे भी आसान काम ये है कि जिन्होंने मफाद लिए और इसमें कोई फायदे हासिल किए, सारा कुछ मैनेज था जितना मर्जी, बल्कि इससे भी ज्यादा अगर कोई बातें करनी है तो उससे भी बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं। मगर अगर कहा जाए कि इसका कोई एविडेंस अगर आपके पास है तो मेरा ख्याल है कोई नहीं आएगा। इसमें सूरत ये थी कि भून साहब जब हमने जो पाकिस्तान बार काउंसिल जो मेजॉरिटी ग्रुप था इस वक्त, तो उसमें मैं भी शामिल हूँ, भून साहब भी हैं और इसी तरह से कुछ साथी हैं, मतलब 12-13 लोग एक तरफ है और 11 लोग जो है ना वो एक तरफ है या 10 लोग एक तरफ है। तो अब उसमें हमने जो है ना इसमें आपस में बड़ी रिफ्ट थी। भून साहब का मौका होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का, और उनके साथ और भी कुछ साथी जो मतलब हमारे अपने ग्रुप के हैं, जो मतलब जिन्होंने ये बार काउंसिल फॉर्म की हुई है, उनका भी वो था। हम कहते थे कि ये हमारा काम नहीं है, ये पॉलिटिकल मसाइल है, ये हम लोग जो है नहीं सर, वो बात ठीक है, मगर आप लोगों ने कहा तहरीक चली तो जमहूरी निजाम को खतरा होगा। मैं ये समझने से कासर हूं, जमहूरी निजाम को किस तरह से खतरा आ जाएगा अगर वजीर आजम के खिलाफ तहरीक चलती है? नहीं, तारीख देखिए, तारीख वुगला की तारीख जो है ना, ये मैंडेट लेके बैठे हुए हैं ना प्राइम मिनिस्टर, इस वक्त मैंडेट के तहत हैं। एक एलिगेशन है वो अभी तक जो है एस्टैब्लिश नहीं हुआ, तो उस पहले जो है ना वो अगर कोई ऐसी तारीख शुरू कर दी जाए और वो भी हमारे पार्ट पे, जिसमें एक कानून के और दस्तूर के मुताबिक कोई शख्स बैठा हुआ है, उसके खिलाफ शुरू कर दी जाए, तो ये हमारे काम में, ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा जॉब नहीं है। खुदा न खास्ता इस मुल्क में कोई डिक्टेटर होता है, इस मुल्क में कोई ऐसी दस्तूर से मामला चीज होती तो हम उसमें बिल्कुल वो करते। सर मगर जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ आप लोग आए थे बाहर सर, उस वक्त तो कोई डिक्टेटर नहीं था ना। अब जरा 1 मिनट दीजिएगा कामरान मुर्तजा। फवाद चौधरी साहब, योर थॉट्स ऑन दिस। अब ये एक तरफ तो इल्जाम है कि बड़ा स्पॉन्सर, मतलब ये सारा स्पॉन्सर्ड था, इसको स्टेज किया गया, दूसरी तरफ कामरान मुर्तजा साहब कह रहे हैं हमारा काम नहीं है ये अभी ये चीज करना। देखिए, पहली बात तो यह है कि कामरान मुर्तजा साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं और मेरा बड़ा एहतराम है उनके लिए, लेकिन कामरान मुर्तजा साहब वकील से ज्यादा JUI मौलाना फजलुर रहमान के बड़े अहम रहनुमा हैं और उनका जो मौकफ है वो मौलाना फजलुर रहमान का मौकफ होता है और वो उसको ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, वकीलों को कम रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि कोई भी वकील इस वक्त ये कहे कि वजीर आजम इस्तीफा ना दे तो फिर जाहिर है उसकी तो डिग्री चेक कराने की जरूरत है और ये देखना कि जो भी लॉ पढ़ा हुआ है और जिसको भी देखना कि जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने जिस किस्म की जजमेंट दी है और 2 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उन्होंने जो कुछ लिखा है, उसके बाद किसी
वकील के लिए इस बात पे एग्री करना कि वज़ीर आज़म इस्तीफा ना दें वो तो नामुमकिन है। आमिर ने बड़ी तफसील से जो इजलास है उसकी रवादात बताई है, लेकिन मैं उसमें तो नहीं जानना चाहता एलिगेशंस में कि क्या है या क्या नहीं है, क्योंकि मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है तमाम दोस्तों के साथ इधर भी और उधर भी, और अगर कोई इख्तलाफ है तो उस मामले के ऊपर मैं बात कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान के वकील जो है उन्होंने जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के बाद जो इंपॉर्टेंस हासिल की थी वो खो देंगे। सर कल हामिद खान साहब का जो ग्रुप है, मैं मतलब जरूरी नहीं कि आपका ताल्लुक हो, वकला की सियासत अपनी जगह पर है, पीटीआई अपनी जगह पर, मगर उनका ग्रुप कल आया नहीं। आप लोगों की ऐसे लगता है जरा एब्सेंट है, बगैर मौजूदगी नजर आ रही है सारी पॉलिटिक्स के अंदर जो अभी हो रही है वकला के हवाले से। नहीं, वकला में हम तो बिल्कुल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि वकील अपनी एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन दें, और अगर वो इस पे इकट्ठे होंगे कि नवाज शरीफ साहब इस्तीफा दें तो उस वक्त हम उनका जरूर साथ देंगे। लेकिन हम असल में ये भी एक आपको बात याद रखनी चाहिए कि शायद आमिर आगे बता सकें कि जो बड़ा इजलास हो रहा है और जो असल एक नुमाइंदा इजलास पूरे पाकिस्तान के वकला का हो रहा है वो 20 मई को हो रहा है, और हम उस कन्वेंशन को देख रहे हैं कि उसमें वकला क्या फैसला करेंगे, क्या होने वाला है, अभी जो इजलास हुआ है। राइट आमिर, क्या फैसला क्या हो सकता है इसको? आप लोगों के पास अभी मेजॉरिटी तो नहीं है बार कौंसिल, अगर देखिए जी पाकिस्तान बार कौंसिल अभी मेरे भाई, देखिए जी ये मेरे भाई कामरान मुर्तजा साहब ने कहा है कि वहां कल क्या हुआ है, यहां इनको भी पता है कि इनके 10 मेंबरान मौजूद थे पाकिस्तान बार काउंसिल के, और इनके 10 मेंबरान में से 7 मेंबरान ने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। उनमें से चंद ही लोग थे। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल ने कहा है इस्तीफा देना चाहिए। हमने आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा साहब हमारे साथ थे, हमारे सदर सुप्रीम कोर्ट से बात हुई, उनके साथ मुशावरत के साथ रावलपिंडी हाई कोर्ट बार के सदर हमारे साथ थे। ऑलमोस्ट पाकिस्तान भर की तंजीमें जितनी भी बड़ी थी सब ने नवाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा किया। उसके लिए हमने सबको बाकायदा से इन्विटेशन देने शुरू कर दिए हैं, और इन्विटेशन दे रहे हैं जिसके अंदर हम हैदराबाद, सिंध, कराची, केपी के, बलोचिस्तान, आज आपने कल देखा होगा कल के फंक्शन में बलोचिस्तान तो बाकी बात आपके साथ नहीं चलती तो क्या आप अकेले भी निकल आएंगे? मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि अगर वो उनका फैसला वही रहता है, वो कहते हैं कि नहीं ठीक है हम JIT यानी कि 60 दिन 2 महीने का टाइम है ना, तो 2 महीने बाद हम फैसला करेंगे कि क्या करना है, तो आप उसके बावजूद निकलेंगे अगर वहां से नो आती है? देखिए जी हमने ये बात की थी कि हम सारे मामलात मुशावरत से लेके चलेंगे, और आज के दिन तक लाहौर पंजाब की 121 बार हैं, 121 तहसील और डिस्ट्रिक्ट मिला के मैं उनमें से ऑलमोस्ट को 90 बार के साथ बात कर चुका हूं। सब ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। हम अपनी बाकी बार एसोसिएशन के साथ हमारे सदर साहब सिंध में कर रहे हैं, हम पूरी बार एसोसिएशन को साथ लेके चलेंगे। ये सबका अब यही बात है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन के खात्मे के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है उसके ऊपर हम इंशाल्लाह मिलकर मुशावरत से अपने एक मिनट अब दीजिएगा कामरान मुर्तजा साहब, अब ये क्या वाकई सियासत आड़े आ रही है, पॉलिटिकल एफिलिएशंस आड़े आ रही हैं कि जिसकी वजह से अब वकील भी बहैसियत वकील फैसला नहीं कर रहे, बल्कि वो जिस सियासी जमात के साथ वाबस्तगी है उसकी लाइन वो ले रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है, ये फवाद भाई मेरा छोटा भाई है, मगर ये एक ज्यादती कर रहा है कि मैं वकीलों का नुमाइंदा नहीं हूँ बल्कि JUI का नुमाइंदा हूँ। बात ये है कि मैं वो वाहिद पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर हूँ बलोचिस्तान से, और पूरे बलोचिस्तान को इस हवाले से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये भी हो गया, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट भी मौजूद था, उसने भी कह दिया, बलोचिस्तान कोयटा बार का जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद था। इसके अलावा जो मेजॉरिटी थी, मसला हमारा ये है कि हम सिर्फ अपने मकसद की जो अगर राय आ जाए तो वो ठीक होती है, और अगर हमारी मकसद की राय ना आए तो वो ठीक नहीं होती है। कल मेजॉरिटी ने कह दिया, और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी थी, उसने कह दिया कि नहीं ये प्री मैच्योर स्टेज है, जब तक वर्डिक्ट नहीं आ जाती इस बात का जो है ना। सुप्रीम कोर्ट अगर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास मामला पेंडिंग था ना, इन्हीं की पिटीशंस पे पेंडिंग था। सुप्रीम कोर्ट कह देती कि ये फिल वक्त जो है ना ये एज ए प्राइम मिनिस्टर एक्ट ना करें, या रिजाइन कर दें, या उनको जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है उसमें उनको फारिग कर देते, फिर हमारे सर आंखों के। या फिर दूसरी बात ये थी कि दस्तूर की कोई खिलाफ वर्जी होती कि उनको मैंडेट ना मिला होता, दस्तूर के खिलाफ बैठे होते। फिर हम कहते अब हम किसी पार्टी के या पार्टियों के एजेंडे में चले। इस वक्त प्रॉब्लम पता क्या है, ये मेरा फवाद भाई जो है ये PTI से इसका ताल्लुक है, आमिर का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, और जो मेंबर बैठे हुए थे जो गलत मेरा पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, जो सपोर्ट कर रहे थे वो पीपल्स पार्टी से बैठे हुए थे। तो सारे लोग जो है ना वो पार्टियों का एजेंडा लेके चल रहे हैं।
अब मसला ये हुआ है कि जितनी भी बात आई है एपेक्स पार्टी थी ना, मगर पाकिस्तान बार काउंसिल, इससे बड़ी बॉडी पाकिस्तान में तो कोई नहीं है। चले अब देखते हैं सर, 20 वाला इजलास मेरा ख्याल है बड़ा आम है। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तजा साहब, आमिर सईद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी हमारे साथ होंगे, मुबश्शिर जैदी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ज़ियाउद्दीन साहब भी हैं। मीडिया और पनामा केस की कवरेज किस तरह से हुई, क्या हदूद से तजावुज किया गया, इस पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पनामा केस की कवरेज, क्या मीडिया ने हदूद से तजावुज किया या नहीं? मैंने जैसे पहले कहा, यह कानून और मीडिया की बहस है और इसी वजह से ज़ियाउद्दीन साहब, फवाद चौधरी और मुबश्शिर जैदी हमारे साथ मौजूद है। ज़ियाउद्दीन साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा, क्या वाकई मीडिया असरअंदाज हुआ है इस केस के ऊपर? ये केस जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर सब जुडिस था, सब जुडिस तो था, लेकिन जिस अंदाज से ब्रॉडकास्ट मीडिया ने इसको कवर किया, उसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई और तरीका हो सकता था। देखिए, अखबार का जहां ताल्लुक है, ठीक है, फ्रंट पेज पे खबर आ जाती है, बाकी की सारी खबरें मैंने 20 पेज के अखबार में होती हैं। लेकिन ब्रॉडकास्ट मीडिया का जो है ना, वो बहुत ही पावरफुल मीडिया होता है। तो उसमें अगर 80 चैनल्स एक इशू पे रात के 8 बजे बैठ के बात करें, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही एग्जैजरेटेड किस्म की डिस्कशन हो रही है। अगर हमारे पास सिर्फ 4 चैनल होते और उसमें भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता आपस में, तो क्या वजह थी? इतनी फेवरेट स्टोरी, साल पूरा हो गया, मगर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की ये आज भी सबसे फेवरेट स्टोरी क्यों नहीं होगी फेवरेट? एक प्राइम मिनिस्टर के खानदान की बात हो रही है और क्वेश्चन किया जा रहा है कि आया वो इस वो अपनी पोस्ट होल्ड कर सकते या नहीं होल्ड कर सकते। यानी जितना नुकसान इस वक्त मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को हो रहा है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को, किसी और पॉलिटिकल लीडर को नहीं। यानी जो लॉयर्स जो डिमांड कर रहे हैं कि भाई उन्हें रिजाइन करना चाहिए, मेरे ख्याल से ये बेहतरीन उनका एक मूव होगी अगर वो वाकई रिजाइन कर दें। क्योंकि अगर जेआईटी की जो जजमेंट, जेआईटी का जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, उसके बाद अगर जजमेंट यह आए कि प्राइम मिनिस्टर हैज बीन अब्सॉल्व्ड, तो कोई मानेगा नहीं, कोई मानेगा नहीं। अच्छा। इसलिए कि लोग कहेंगे कि भाई वो तो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना काम कर लिया अंदर से, क्योंकि अभी भी सस्पिशन है ना। अच्छा। शुबा तो हो रहा है ना। ठीक है, वो बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा मुबश्शिर, आपकी क्या राय है? ये कहा जा रहा है, मीडिया से बड़ी शिकायतें हैं लोगों को जी, ये कहते हैं हमने बड़ी लाइंस क्रॉस की है। अगर इस मामले की कवरेज देखें, साल ये पनामा का साल था, किस तरह से दिखते? क्या वाकई हदूद पार की गई हैं, रेड लाइंस क्रॉस की गई हैं, और अब जो अदालत की तरफ से रिमार्क्स आ रहे हैं जजेस की तरफ से, वो ठीक है? मैं बिल्कुल समझता हूं कि रेड लाइंस हर तरफ से क्रॉस हुई हैं, लेकिन सबसे पहले आपने क्योंकि मैंने खुद कोर्ट्स कवर किए हुए हैं बहुत अरसे तक, ज़िया साहब भी वहां जाते थे, फवाद तो बहैसियत लॉयर भी अक्सर जाते हैं, इनके भाई भी जाते हैं। तो हुआ इस दफ़ा ये कि बजाय लॉयर्स के आकर के ब्रीफ करने के मीडिया को, दोनों साइड से, अपोजिशन की तरफ से भी उनके पॉलिटिशियंस आए और जिनको इल्म नहीं था कि आइन क्या है, कानून क्या है, उन्होंने आकर के ये कहना शुरू कर दिया कि अंदर जी हमारी जीत हो गई, आज हमने ये सबूत पेश कर दिए। उससे बढ़ के जो बुरी बात ये हुई कि जो वुज़रा थे, जिनका कोई काम नहीं था, उन वुज़रा ने आकर के जो है वहां पर ये बयानात देने शुरू कर दिए। वो वुज़रा अगर काम कर लेते अपने दफातर में बैठकर, तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर होता। मेरा सवाल चले, वो वुज़रा ने जो कुछ किया, लॉयर्स ने जो कुछ किया, मीडिया ने जो कुछ किया, मैं जरा फोकस उस पर रखना चाह रहा हूँ। क्या देखिए, मैं जब यही कह रहा हूँ ना, जैसे ज़िया साहब ने कहा कि एक बड़ी खबर थी, और जब बड़े लीडर सामने आ रहे होंगे, लाइव बात कर रहे होंगे, तो तमाम मीडिया ने उसे काटा। जहां तक करंट अफेयर्स की बात है, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि जिस तरह मीडिया ने पनामा 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 पनामा, मतलब एक एक हफ्ते में 5-5 शोज जो हैं वो पनामा पे हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम हमने डॉन के अंदर ये इस चीज को इंश्योर किया कि अगर एक आध शो होता है तो ठीक है, बाकी जो दूसरे मसाइल हैं उन पर भी बात की जाए। और खासी हमारे दरमियान भी ये बहस हुई कि यार पनामा है तो ऐसा सब्जेक्ट के जो रेटिंग भी लेगा, जो आई बॉल्स भी लेगा, लेकिन क्या हम इंसाफ कर रहे हैं अपने साथ? ये सवाल आपको भी मैंने देखा कि आप भी दूसरे सब्जेक्ट लेकर के बैठे होते थे, लेकिन कहीं ऑन द बैक ऑफ योर माइंड भी ये होगा कि यार ये मैं ले तो रहा हूं, सोशल इशू उठा रहा हूं या लोगों के दूसरे मसाइल उठा रहा हूं, लेकिन रेटिंग तो पनामा वाले की आएगी। ठीक, तो आपकी बात सही है। हमने कोशिश बड़ी की और भी इश्यूज पे बात करने की, मगर
फिर भी कहीं ना कहीं पे क्योंकि सबसे बड़ी स्टोरी थी तो बात फिर पानामा पर आई जाती थी। बिल्कुल आ जाती थी, लेकिन जैसे हमने कहा कि आपको मिक्स करना चाहिए था आपकी प्रोग्रामिंग को, हमारी प्रोग्रामिंग को, हर चैनल की प्रोग्रामिंग को, कि पाकिस्तान का वाहिद इशू पानामा नहीं था कि जिसके ऊपर हम जो है, आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर मुबशिर, इफ आई एम गेटिंग यू राइट, कहीं ना कहीं जो है वो हमने रेड लाइंस जो हैं वो क्रॉस की हैं इस मेरे ख्याल में तो अच्छी खासी हमने जंप लगाई है, क्रॉस ही नहीं किया उसको। फवाद चौधरी साहब, ये अटॉर्नी जनरल ने कल एक बड़ी अनयूजुअल सी दरखास्त की अदालत को। उन्होंने कहा है कि मीडिया में इस मुकदमे की बहस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। ये ऐसा पॉसिबल है? ऐसा आप क्योंकि दोनों तरफ मीडिया में भी हैं, लॉ को भी बतौर लॉयर भी जो है वो कोर्ट्स में जाते रहते हैं, हो सकता है ऐसा? इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है? देखिए, पहली तो जिस तरह से ज़ियाउद्दीन साहब ने बात की है, मैं बिल्कुल उनके साथ मुतफिक हूँ, और उन्होंने बिल्कुल जो तज्जिया है अपना उसको कूजे में कहते हैं दरिया को बंद किया है, और बिल्कुल बड़ी मुनासिब बात की है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो प्रोग्रामिंग और न्यूज में एक तो आप फर्क रखें, न्यूज जो है वो कंट्रोल करता है प्रोग्रामिंग को। जो मैंने मीडिया में थोड़ा देखा है, कोई एंकर्स हो या जो प्रोग्रामिंग के लोग हैं, फ्रैंकली उनके पास कोई वाइल्ड कार्ड नहीं है कि वो अपना ही प्रोग्राम लेके बैठ जाए और न्यूज से बिल्कुल ही अलहदा हो, खबरें और चल रही हो, वो कहें कि नहीं हमने तो छोड़ ही देना, हमने तो कोई और ही प्रोग्राम करना है, और वो अपना 80% आई वुड से कि ऑडियंस और न्यूज तय करती है उनका प्रोग्राम, 20% एंकर की मर्जी होती है, वो उधर कर ले, इससे ज्यादा उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है। पहली बात तो यह समझनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो कोर्ट्स को घबराना नहीं चाहिए मीडिया से। आप देखें कि जब मौलवी तमीजुद्दीन केस चल रहा था या जुल्फकार अली भुट्टो केस चल रहा था, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, लेकिन उस जो केसेस में जो फैसले आए वो अब भी धब्बा है सुप्रीम कोर्ट की तारीख के ऊपर, और उनकी जो मिनॉरिटी जजमेंट्स हैं उनको रिस्पेक्ट से देखा जाता है। मीडिया कवरेज नहीं थी इस तरह की जिस तरह की इस वक्त हुई। पैनामा का जो मसला है वो सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है, देखिए 2 माल्टा में, आइसलैंड में तो हुकूमतें चली गई हैं इस मसले के ऊपर। पूरी डेविड कैमरन, ये क्यों कमेंट्स क्यों आ रहे हैं मीडिया के हवाले से? देखिए, मोअज़्ज़िज़ दत्त साहब ने, मैंने कहा जैसे पहले कहा, जब समाअत हो रही थी तब भी ये कमेंट दिए, फैसले के अंदर भी इसका जिक्र है, और अब उसके बाद भी उसका जिक्र है, उसके बाद भी अब ये जेटी बनाते वक्त जो उन्होंने अदालत के अंदर जो रिमार्क्स दिए हैं। जब आप कोई नई नई चीज देखते हैं, आईना नया नया देखें और उसमें अपनी सूरत नजर आनी शुरू हो, तो थोड़ा सा शायद पहले झिझक आती है। लेकिन आप बरतानिया को देखें, वहां पर तो जो भी ब्रेक्जिट का केस था वो लाइव चलाया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट या जजेस समझते हैं कि उनके रिमार्क्स को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है तो वो लाइव कवरेज की इजाजत दे दे। जिस तरीके से ओजे सैमसन का केस जो है वो लाइव चला है। फिर अहमियत है मुख्तलिफ मुकदमात की। मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको अपना हवाला देता हूं, परसों मैं अपनी शायद लीगल का कैरियर का सबसे बड़ा केस जीता हूं। 6 लोग जो थे वो फांसी पे थे, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज किया। मेरे लिए बहुत बड़ा केस था, मीडिया में उसकी एक लाइन की खबर भी नहीं आई। जो पैनामा पेपर्स है उसमें करोड़ों लोग जो है वो इंटरेस्टेड हैं, वो देख रहे हैं, तो उसकी खबर को कैसे मीडिया या कोई एंकर फैसला कर लेगा कि मैं ब्लैकआउट करूंगा? गुड एग्जांपल्स। और ये जो ओजे सिम्पसन वाली और आपने बरतानिया वाली मिसाल दी, मैं ज़ियाउद्दीन साहब और मुबशिर ज़ैदी की राय इस पर चाहूंगा कि फिर क्या हमारा म्यार कहीं उनसे ऊपर है जो हम केसेस को डिस्कस नहीं कर सकते? क्यों यहाँ पर ये लोगों के एतराज, एक पब्लिक ओपिनियन भी हमारे पास आ रही है जो ये कह रही है कि नहीं, कि मीडिया के पास सिर्फ जो है वो पनामा का इशू बचा है। इस पर बात करेंगे, इस ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पनामा केस की कवरेज, क्या मीडिया ने अपनी हदूद पार की, इस पर बात हो रही है। ज़ियाउद्दीन साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने वो फवाद चौधरी से जो मैंने पूछा, मैंने कहा अटॉर्नी जनरल ये कह रहे हैं कि इस पर पाबंदी लगा दी जाए। क्या अदालत की तरफ से ऐसी कोई पाबंदी लग सकती है मीडिया के ऊपर? अब तो मुश्किल है। नहीं, ये जो ट्रेंड जो मुझे नजर आया वो इफ्तिखार चौधरी के ज़माने से शुरू हुई। इफ्तिखार चौधरी ने एक पोजीशन ले ली थी कि वो बहुत ही ब्लंट किस्म के रिमार्क्स दिया करते थे, और एक बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप जो है ना वो उनको केटर करता था उन रिमार्क्स को। वो फिर रात के 8 बजे बैठ के उन्हीं रिमार्क्स पे बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन होती थी, एज इफ जो डिस्कस करने वाले हैं वो भी लॉयर्स हैं। और वो बड़े मोस्ट ऑफ द जजेस आई फेल्ट कि बहुत ही खुश होते थे कि भाई दे आर नाउ सेलिब्रिटीज,
जजेस जो है ना, कभी पाकिस्तान में उनका सिर्फ सेकंड पैराग्राफ में उनके नाम हुआ करते थे। जब भी कभी किसी कोर्ट के सिलसिले में जजमेंट जब आती थी, जजमेंट की नहीं, अगर प्रोसीडिंग्स भी आप रिपोर्ट में कर रहे हैं तो सेकंड पैराग्राफ में 5 या जो भी जितने भी जजेस हैं उनके नाम होते थे। अदरवाइज देयर वुड नॉट बी एनी डिस्कशन अबाउट द जजेस। लेकिन ये जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो काम शुरू किया था, और वो जो द बिगेस्ट मीडिया हाउस जो है ना, उन्होंने जो ट्रेंड शुरू किया था, उसके बाद तो फ्लड गेट्स वर ओपन, और एक दूसरे कंपटीशन के सिलसिले में एक चैनल्स तो वो मगर सर फ्रैंकली स्पीकिंग कहीं खुद भी इसकी कहीं ना कहीं पर इजाजत तो दी गई है ना मीडिया को। एक मैं आपको अपना वाकया सुनाऊं। एक सीनियर जज से मैंने पूछा था इस बात को कि भाई ये तो हमारे ज़माने में, प्रिंट के ज़माने में तो सब जुडिस को बहुत ही उसकी एहतराम होती थी। हम जब भी रिपोर्ट करते थे इस बात का ख्याल करते थे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कोई हम रेड लाइन क्रॉस कर जाए सब जुडिस वाला कानूनन। तो उन्होंने कहा कि भाई अब हम तो चाहते हैं कि सिर्फ अखबार वाले जो है ना हमारे रिमार्क्स क्यों सुने, सारी दुनिया सुने। वी वांट टू बी ट्रांसपेरेंट। तो ये एक जज का रिमार्क था ये। राइट। तो ये जजेस एंजॉय करते हैं खुद भी। ठीक है मुबशिर जैदी साहब, ये जो ज़ियाउद्दीन साहब ने बात की, अब ये पर्सनालिटीज भी डिस्कस होती हैं जजेस के हवाले से। अब ये JIT बनी, उनके भी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं इस ट्रेंड का जिम्मेदार कौन है? और खासतौर पर अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हु डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले कहा, मैं वहीं ले जाऊंगा। अब तहरीक इंसाफ की फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, और ये मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ड्यूरिंग द केस उन्होंने रात को शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, इंटरव्यूज़ दिए कि जनाब हम ये 200 पेजेस के नए सबूत लेकर के जा रहे हैं और इससे तो केस हमारे हक में आ ही जाएगा। मीडिया ने उसको कवर किया, हाई बिल्डअप हुई लोगों की। सुबह कोर्ट ने उठा करके वो साइड पे रख दिया। उन्होंने कहा भाई इसमें है क्या। असद खरल सहाफ़ी के भी 300 सफ़ात लेकर के गए थे जो कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। आई एम जस्ट सेइंग कि इस केस को लीगल वे में देखा नहीं गया। मैं मानता हूं कि ये एक पॉलिटिकल केस है और पॉलिटिकल केस रहेगा, लेकिन जब सामने आते हैं और लोगों को बताते हैं तो लॉयर्स जो हैं दोनों साइड के वो खासे बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं सारी चीज़ को कि कोर्ट में क्या हुआ। तो ये चीज़ सारी कानूनी पैराए में रहती। लेकिन अगेन जब उन्होंने आके स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी कि आज के दिन हमने फटे उखाड़ दिए हैं, और हुकूमत ने कहा नहीं जी आज के दिन हमने फटे उखाड़ दिए हैं, तो दिस क्रिएटेड दैट हाइप जिससे जजेस भी इफेक्ट हुए और फाइनली ये चीज हमारे सामने आई। अच्छा, अब एक मिनट दीजिएगा जरा मुबशिर। फवाद चौधरी साहब, वाकई फोकस पहले शुरू दिन से ये था कि पॉलिटिकली इसको जरा ज्यादा देखना और लीगली इसको नहीं देखना, तभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रही। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही मुबशिर साहब जो है उनके लॉजिक की समझ फ्रैंकली मुझे नहीं आई। पहली बात तो यह है कि जो एविडेंस पेश की गई वो इतनी मजबूत थी कि 2 जजेस ने कहा कि इसके ऊपर वजीर आजम को घर भेज देना चाहिए, और 3 ने कहा कि इतनी इंपॉर्टेंट एविडेंस है कि इसके ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और एक हाई पावर्ड जो है वो JIT तश्कील दी गई जो वजीर आजम और उनके खानदान की अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और वजीर आजम उनके सामने पेश होंगे अपने बच्चों के साथ। तो ये बात कहना कि एविडेंस जो है वो दी, मगर मेरा ख्याल है मैंने मुबशिर से ट्रेंड का पूछा था कि ये ट्रेंड कहां से आ गया कि अदालती मामलात अदालत से बाहर ज्यादा डिस्कस होने लगे। उसका उन्होंने जवाब दिया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह कॉन्फ्रेंसेस इस तरह से करेंगी, सबूत वहां पर देंगी तो डिस्कस होंगे मीडिया में। नहीं, पहली बात तो यह है कि अगर तो केस होता है ना किसी सिकंदर का या किसी आदमी का जो प्राइम मिनिस्टर ना होता तो फिर ऐसा ही होता है जैसे कह रहे हैं, कोई मीडिया उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक ICIJ जैसा इदारा एविडेंस लेके आए कि उन्होंने पाकिस्तान के पैसे लूटे और बाहर उससे प्रॉपर्टीज बनाई और वो प्रॉपर्टीज पाकिस्तान के लोगों से छुपाई। अब ये एक केस है जिसमें पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों का इंटरेस्ट है। सो आप कैसे कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म का केस जो पाकिस्तान के, और इल्जाम भी ये, और हमने नहीं लगाया इल्जाम, ICIJ ने इल्जाम लगाया है, डॉन ने या आज टीवी ने या किसी ने, यहाँ पे तो ब्रेक नहीं किया कि आप कह दें कि पॉलिटिकल है या PTI लेके आई हो। तो जिस तरह से आजकल इमरान खान के खिलाफ रोज एक घर पे बैठ के एक एप्लीकेशन दे देते हैं, वैसा तो ये है नहीं। ICIJ जैसा इदारा जिसको फिर बाद में इसी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पुलित्जर अवार्ड मिला, और वो आपने देखा कि मरियम नवाज शरीफ बीबी ने जब परसों चैलेंज किया तो ICIJ से जो जवाब मिले उनको। तो जब
इस तरह का एक हाई प्रोफाइल केस हो, इस तरह की हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी इन्वॉल्व हो और इतना वेरी ब्रीफली नहीं, मगर मुझे सिर्फ एक चीज बताइए फवाद साहब, ये जो इल्जाम लगाया जाता है कि वजीर आजम का मीडिया ट्रायल किया गया, क्या ये इल्जाम ठीक है या नहीं? तो फिर इसके लिए उन्हें चाहिए था कि बीबीसी को जाके सू करते, उन्होंने कहा था हम करेंगे, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा था ICIJ को सू करेंगे, नहीं किया। उन्होंने कहा था जर्मन अखबार सुदित्से जोधबर को करेंगे, नहीं किया। और वो जाते सारे जब दुनिया के अखबारों को और मीडिया को जाके सू करते, लेकिन किया ही नहीं। तो फिर मीडिया ट्रायल वाली पब्लिक की तरफ से ये बहुत ज्यादा इस तरह इस्तेमाल की जा रही है कि मीडिया ट्रायल कर दिया आपने। मीडिया ट्रायल तो हुआ है और इसमें कसूरवार भी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। वो क्यों? यानी अगर वो इमीडिएटली रिजाइन करके अब हट जाते और कहते कि ये चलने दें ये कोर्ट में केस, तो शायद मीडिया ट्रायल नहीं होता। लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके खिलाफ केस चल रहा है और जाहिर है कि पब्लिक इज इंटरेस्टेड, तो एक मीडिया ट्रायल हुआ है। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुआ है, हुआ है मीडिया ट्रायल। अच्छा मुबशर, क्या वाकई मीडिया ट्रायल हुआ? दूसरा एक सवाल और जो जिसपे मैं चाहता हूँ वेरी ब्रीफली, क्या कोई हमारे लिए टेक अवे है मीडिया के लिए? क्योंकि धरने के बाद भी इसी तरह की कुछ सोल सर्चिंग की गई थी। इस पनामा केस के फैसले के बाद या केस की जिस तरह से कवरेज हुई है, कुछ टेक अवे है मीडिया के लिए? देखिए, मीडिया के लिए टेक अवे उस सूरत में होगा जब सियासतदान इस बात को समझेंगे। मैं इस चीज़ को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ कि बजाय इसके कि आप फैसले का इंतज़ार करते अदालत के, हर रोज़ हुकूमत ने भी, हर रोज़ PTI ने भी, हर रोज़ अपोजिशन की दूसरी जमातों ने भी हर रोज़ फैसला दिया कि आज हम जीत गए हैं, आज हमने ये कर दिया है। हालांकि अंदर कोर्ट में कुछ भी नहीं हुआ, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे। एक चीज तो वेट कर लेना, हर रोज आके कैमरों के सामने क्या आप करना चाह रहे हैं या आप क्या, मेरा सिर्फ इतना। और मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, जितने प्रिंट के वहां रिपोर्टर्स हैं उन्होंने फेसबुक पे अलग से अपना जो है एक रोज का रिकॉर्डेड डालना शुरू कर दिया, सिर्फ ये बताने के लिए कि असल में अदालत में क्या हुआ है। जो बाहर आकर माइकों के ऊपर छीना झपटी हो रही थी वो पॉलिटिक्स थी, जो अदालत में हो रहा था वो कानून था। ठीक है फवाद साहब, अब ये GIT वाले मामले पे भी इसी तरह से होगा या यू थिंक इसमें अब थोड़ा सा हालात जरा डिफरेंट है? देखिए, बात यह है कि जो आपने आगे बात की कि मीडिया में उनके बैकग्राउंड्स आ रहे हैं। अमेरिका में जब भी कोई जज लगता है या कोई बड़ी इस तरह की अपॉइंटमेंट होती है तो सेनेट हियरिंग होती है और उसमें बहुत छोटी छोटी बातें भी जो इंक्लिनेशंस हैं वो वहाँ पे डिस्कस होती हैं। वो